ही भूगोल को देखेंगे, सिविक्स नागरिक शास्त्र, मतलब कि इसके अंदर पॉलिटी की बातें भी करेंगे। सिविक्स की मैंने तो नागरिक शास्त्र की बात की थी, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉलिटी की भी बातें करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इस क्लास में करवाने वाला हूँ। तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि RTSC 2024 में साथियों सिलेबस तो रखा गया सेम टू सेम, लेकिन प्रश्न इस बार बदले रहेंगे, क्योंकि साथियों जब प्रश्न बदला रहेगा तभी उसका वैल्यू लोग करेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को शुरू से कर लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेकिन इस क्लास को एक बार फिर से कहता हूँ, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और ये क्लास जीके की एकमात्र क्लास होने वाली है जिसके अंदर हम तीनों टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे कि हमारा कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। चलिए देखिए, सबसे पहले साथियों RTSC 2024 की जीके की क्लास में हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री को पढ़ना। जैसे कि साथियों सवाल लिखा है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता साथियों हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को। इसको याद कर लीजिए, लिख कर याद कर लीजिए कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। अगला सवाल, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। आपका आंसर और प्रश्न दोनों लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बातों को ना सुने। अगर मेरी बातों को भी आप मिसयूज कर लेंगे, मतलब मेरी बातों को अच्छे से नहीं सुनेंगे, तो फिर आपके प्रश्न में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो को बिना समझाए भी आपको आंसर पता होते भी नहीं कर पाएंगे। तो आंसर को देखने और लिखने से पहले प्रश्न को पहले समझिएगा तब लिखिएगा। कभी कभी अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, अर्थशास्त्र कई लोगों ने लिखा है और हर लोगों की बातें में हर लोगों की अलग अलग जानकारी मिलती है। लेकिन जो कौटिल्य पंडित थे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं साथियों, आगे क्या लिखा है? लिखा हड़प्पा नामक पुरातत्व पुरास्थल, हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंध है? सिंधु घाटी सभ्यता से। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। कभी कभी साथियों पुरास्थल बदल जाएगा, हड़प्पा जब कुछ दूसरा आ जाएगा तो आंसर भी कुछ दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान करो क्या देने वाले है कि हड़प्पा नामक जो पुरास्थल है, हड़प्पा अंडरलाइन कर लीजिए। हड़प्पा नामक पुरास्थल के लिए साथियों जो सभ्यता संबंध स्थापित करती है कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता इससे जुड़ी हुई है। अगला का मूर्ति पूजा कब आरंभ हुई? कब से आरंभ हुई है? कब से वो आरंभ माना जाता है? तो आर्य पूर्व काल से, मतलब पूर्व आर्य काल से, मतलब आर्य जब आए थे भारत में उससे पहले से मूर्ति पूजा का समय माना गया है। ये इसको याद कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए जिससे कि आपको समझ में आए। अब आगे देखते हैं। आगे लिखा है सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी, मैंने इससे पहले प्रश्न जो बताया इसे बताया मूर्ति पूजा कब आरंभ हुई? तो पूर्व आर्य काल से हुई। लेकिन सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की करते थे। याद कर लीजिए, यहाँ पे प्रश्न घुमा कर ही पूछ सकता है, लेकिन आंसर होगा मातृ देवी की। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान है। क्या साथियों? ज्ञान है। वेद जो हम लोग पढ़ते हैं, वेद जो हमारे पास 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, जिसे अथर्ववेद बोलते हैं। साथियों 4 प्रकार का वेद, तो शब्द कॉमन है वेद। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है साथियों? ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। इसको जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है गायत्री मंत्र। गायत्री आपने सुना होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को आपने सुना होगा। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो याद कर लीजिए ऋग्वेद। किसमें मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। मेन तो वेद है ऋग्वेद, लेकिन जब पूछ लिया जाए इस वेद के किस मंडल में मिलता है, तो 3रे मंडल में मिलता है। मेरे प्यारे ब्रजेशियंस, मेरे प्यारे टॉपर्स, इसको याद कर लीजिए और अच्छे से लर्न करिए, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। आइए आगे देखते हैं। आगे लिखा साथियों, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? क्या लिखा है? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, जिसे दूसरा नाम क्या? आदिनाथ है। याद कर लो 6 कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, आदिनाथ। आदिनाथ उनका दूसरा नाम था। आगे देखते हैं। लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में, मतलब अंतिम समय मतलब मरने वाला जब समय था, मतलब जो उनका जीवन का आखिरी समय था, किस धर्म का अनुयायी हो गया था?
जैन धर्म का। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं जीवन के अंतिम पड़ाव आते आते जैन धर्म को अपना लिए थे, इसका कहना ये हुआ। आगे देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न है आपके सामने, अशोक ने अपने पिता बिंदुसार, यहाँ से दो सवाल आप पकड़ सकते हैं। एक सवाल यहाँ सीख लीजिए कि अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। सवाल कभी पूछ सकता है कि अशोक के पिता का क्या नाम था, तो बिंदुसार था। के शासक में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया, तो तक्षशिला। याद करिए, ऐसे दो सवाल हमें सीखने को मिला। एक तो मिला कि अपने पिता के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह किया, तो तक्षशिला। अशोक के पिता का क्या नाम था, बिंदुसार था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न लिखा है, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था, जौ था। तो ये तो अनाज हो गया, लेकिन मैं कुछ 2-3 चीज़ें आपको फैक्ट्स के बारे में बता देता हूँ कि मानव जब अपने जीवन काल में शुरू किया, मानव तो बहुत लंबे समय से है, लेकिन जब अपने खेती बाड़ी पशुपालन को शुरू किया तो सबसे पहले अनाज कौन सा होगा, जौ। लेकिन सबसे पहले पालतू जानवर कौन सा बना, कुत्ता। याद कर लीजिए, सबसे पहले पालतू जानवर पूछ ले तो कौन सा होगा, कुत्ता होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ताम्र पाषाण काल को। ताम्र पाषाण काल को ही साथियों चाकोलिथिक युग से कहते हैं। वैसे जो ताम्र पाषाण काल है ये आया है पाषाण काल से, और पाषाण काल के साथियों वैसे तो होते 4 भाग, लेकिन लिखे जाते हैं 5, जिसे बोलते हैं। आप लोग आगे पढ़ेंगे तो जरूर जान पाएंगे कि साथियों पाषाण काल के कितने होते हैं, लेकिन जानकारी याद रखिए। सबसे पहले था पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर उत्तर पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल। ओके, इसको जरूर याद रखिएगा। तो ताम्र पाषाण युग किसे कहते हैं, चाकोलिथिक युग को। अगला लिखा है, अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था। सवाल पूछता है कि अग्नि की खोज कब हुई, वो तो अलग मैटर है। अग्नि की खोज कैसे हुई अलग मैटर है, लेकिन अग्नि का उपयोग सबसे पहले कौन किया, नवपाषाण काल से। अब बताओ साथियों, जो उपयोग किया होगा उसी ने तो खोजा होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो नवपाषाण काल में मानव ने किसका उपयोग करना सीखा, आग का। कभी कभी पूछता है कि जो अग्नि का उपयोग मानव ने कब सीखा, तो नवपाषाण काल में सीखा। आइए आगे देखते हैं। विश्व युद्ध की बात करें, विश्व युद्ध किसे कहते हैं, जब विश्व के महान देश, विश्व के कई सारे देश आपस में युद्ध करते हैं उसे विश्व युद्ध कहा जाता है। विश्व युद्ध में कई सारी क्षतियाँ होती हैं, लोगों की जाने जाते हैं, कई सारे सामानों की क्षति होती है। इसमें साथियों 1914 से 1918, सन 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि सन 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, सन 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा कि मैंने जो इतिहास के टॉपिक्स को बताया है ये आप लोग अच्छी तरीके से लिख लिए होंगे और याद कर लिए होंगे। याद तो फिलहाल अभी नहीं होगा, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा तो बहुत कुछ ना कुछ जरूर से याद जरूर होगा कि इतिहास के पिता का नाम क्या है, हेरोडोटस। इसको जरूर याद रखिए, जिससे कि आपकी जानकारी बढ़ेगी और आप अच्छा कर पाएंगे। तो आइए इसी क्रम में आगे देखते हैं, और हम देखते हैं साथियों आरटीएस 2024 के एग्जाम के लिए भूगोल के प्रश्न कैसे होंगे। साथियों हम लोग भारत के भूगोल के बारे में और कुछ भूगोल से संबंधित प्रश्न के बारे में। सबसे पहले सवाल है, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश जो है उसमें एक जिला सोनभद्र है जिसकी सीमा जो है वो साथियों 4 राज्यों से, मतलब 4 स्टेट से बनती है। पूछ लिया जाता है 4 स्टेट से सीमा बनाने वाले जिला कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में। जिले का नाम क्या, सोनभद्र है। अगला सवाल, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है। सवाल हुआ सर्वाधिक सीमा का मतलब कि जो अधिकतर उसकी बाउंड्रिंग है, उसकी जो सीमा है, जो उसका साथियों पार्ट है, भाग है, वो भारत के किस राज्य को अधिकतर क्या करती है, छूती है। तो अरुणाचल प्रदेश याद कर लीजिए, इसकी राजधानी ईटानगर है। क्या ईटानगर है। आगे देखते हैं, लिखा है हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है। हिमालय का पर्वतपदीय मतलब होता है पर्वत पर साथियों पेड़ पौधे उगाने वाले प्रदेश कौन से हैं, शिवालिक। क्या है, शिवालिक।
याद रखिएगा, बहुत ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। लिखा है नीलगिरी पर्वत। कभी कभी बोल लेता है कि पर्वत में किसी एक उदाहरण दो, तो नीलगिरी का उदाहरण दे दीजिएगा। कभी कभी बोल लेता है नीलगिरी का उदाहरण किस रूप में लिया जाता है, पर्वतमाला के रूप में लेता है। तो नीलगिरी जो पर्वतमाला है का विस्तार किन दो राज्यों से हुआ है, किन राज्यों से हुआ है, तो तमिलनाडु एवं केरल। तमिलनाडु एवं केरल में पर्वतमाला नीलगिरी का क्या हुआ है साथियों, विस्तार हुआ है। आगे देखते हैं, समझते हैं कैसे प्रश्न है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। भारत में जो बहुत सारी चोटियां हैं उसमें सर्वोच्च चोटी कौन सी है, K2 गार्डविन ऑस्टिन 8611 मीटर। मतलब K2 नाम इसका है, जिसका पूरा नाम क्या है, मॉडविन ऑस्टिन्स। इसकी जो ऊंचाई देखे जाए तो 8611 मीटर है साथियों। इसको जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है। मतलब उत्तराखंड में एक दर्रे का नाम क्या पता चला, माना। इसको याद कर लीजिए, कभी कभी भी एग्जाम में पूछ लेता है कि उत्तर का खंड या उत्तर प्रदेश के किसी एक दर्रे का नाम लिखो, तो उत्तराखंड के एक दर्रे का नाम क्या है, माना। कहाँ पर है, तिब्बत से जोड़ता है। मतलब उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, माना। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर करिएगा साथियों। अब आगे देखते हैं। आगे लिखा साथियों, नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है। मतलब जो नंदा देवी शिखर है किस राज्य में स्थित है साथियों, उत्तराखंड में। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड में। अगला सवाल है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, धौलाधार तथा पीर पंजाल। पूछेगा सवाल, कुल्लू घाटी, घाटियाँ क्या होती हैं, तो याद कर लीजिए साथियों, याद कर लीजिए, दो पर्वतों के बीच की दूरी को या स्थान को घाटी कहा जाता है। तो कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, धौलाधर तथा पीर पंजाल। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एक साथ होंगे, याद रखिएगा। अगला लिखा है, याद जरूर करिएगा, इसको लिखिएगा। ठीक है, भारत के किन राज्यों में शरद मतलब सर्दी मतलब बरसात नहीं, ठंडी में वर्षा होती है, तो पंजाब तथा तमिलनाडु। दो याद रखिएगा कि भारत में शरद मतलब ठंडी के मौसम में भी वर्षा कहाँ पर होती है, पंजाब एवं तमिलनाडु में। आगे देखिएगा, आगे सवाल है, रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है, रेगुर, रेगुर मिट्टी तो काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, और महाराष्ट्र में पाया जाता है ये अधिकतर मालवा पठार से इनका निर्माण होता है। जो साथियों याद रखिए, रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जानते हैं, काली मृदा से, महाराष्ट्र में अधिकतर पाई जाती है, ये मालवा पठार से इसका निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं साथियों, आगे लिखा हुआ है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। उर्वरता मतलब उसकी शक्ति, फसल को उगाने की शक्ति हुई उर्वरता कहलाती है। तो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, दलहनी फसलें। या दलहनी फसलें भैया ज़्यादा समय लेती है। अरहर की बात करें तो अरहर फिलहाल 1 साल का समय लेगा, और इस 1 साल में उस मिट्टी का निर्माण इतनी अच्छी तरीके से हो जाता है जिसमें अगली फसल बहुत अच्छी होती है। तभी तो साथियों अरहर की जो खेती होती है उसमें प्रतिवर्ष उस खेत को जरूर बदला जाता है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है, मरुस्थल मृदा में किस पोषण तत्व का अभाव पाया जाता है, नाइट्रोजन का। याद रखिए, वैसे तो साथियों नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मरुस्थलीय मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाता है। आगे देखिए, लिखा है, बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है। मतलब छत्तीसगढ़ एक राज्य है, बांस की एक प्रजाति साथियों आपके गांव में कौन सी अधिकतर पाई जाती है। मतलब यहाँ पर गांव की बात नहीं, छत्तीसगढ़ की बात की गई है। तो छत्तीसगढ़ में साथियों लाठी बांस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी बांस, लाठी बांस। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भोजपत्र वृक्ष कहाँ पाया जाता है। भोजपत्र क्या होता है, आपने गुल्ली बनवाई होगी, तबीज बनवाया होगा, तो वहाँ पर साथियों एक पत्र में लिखकर कुछ उसके अंदर भरा जाता है, वही होता है भोजपत्र। क्या होता है, भोजपत्र। तो भोजपत्र वृक्ष कहाँ पाया जाता है, हिमालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हिमालय में। अगला देखिए, अगला लिखा है, जंगल की आग किस वृक्ष को कहा जाता है, पलाश वृक्ष को। उल्टा बोल जाता है कि पलाश वृक्ष को और किस नाम से जानते हैं, तो जंगल की आग के नाम से। तो जंगल की आग के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है, पलाश वृक्ष को। आई होप आपको जरूर समझ में आएगा। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है, कोलकाता में।
भारत का सबसे बड़ा वनस्पति कहाँ उद्यान स्थित है? कोलकाता में। अगला सवाल क्या है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको जरूर पूछा जाता है। लिखा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि हर स्थान हर एक चीज़ के लिए प्रसिद्ध होता है। उसी प्रकार कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया साथियों? मैंने अभी आपको बताया है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने बताया है ज्योग्राफी मतलब भूगोल और इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी तैयारी को एक चार चांद लगाएंगे और आपको अच्छा लगेगा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और पॉलिटी और सिविक्स के कुछ सवाल को देखते हैं कैसे इसे पूछा जाता है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग देखते हैं सिविक्स और पॉलिटी के कुछ प्रश्न को। सबसे पहला सवाल आप सभी को पता है कि हम लोग भारत में रहते हैं, तो पता होना चाहिए भारत कब आज़ाद हुआ। तो भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए भारत आज़ाद कब हुआ था, तब मैं जानूंगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और आप भारतीय होने का कितना महसूस करते हैं अपने आप में। तो भारत का संविधान बनने में तो मैंने बताया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, लेकिन साथियों भारत आज़ाद कब हुआ था इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो साथियों 26 नवंबर 1949 को। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? जनता। जनता जिसको चाहेगी वो उसे नेता बनाएगी, जनता नहीं चाहेगी उसको नेता नहीं बना सकती है, ना बना सकता है कोई। अगला लिखा है बाहर मतलब भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त होकर दी जाएगी? 7 वर्ष तक। यहाँ 7 वर्ष के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो लगातार है, शब्द इम्पोर्टेंट है लगातार। अगर आप 7 नहीं 70 साल बाहर बिता दें लेकिन बार बार बीच में आ रहे हैं, जिससे कि लगातार सीक्वेंस नहीं बन रहा 7 साल का, तो साथियों आपका भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल लिखा है प्रवासी भारतीय द्वितीय दिवस मतलब प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है? तो प्रति 2 वर्षों में मनाया जाता है। इसके बारे में मैं जानकारी बाद में जरूर दूंगा कि आखिरकार 2 वर्षों पर ही क्यों मनाया जाता है। तो याद रखिए प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर बनाया जाता है? प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर बनाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता मतलब एक इंसान के लिए एक नागरिकता होगी, वो भी आधार साथियों। तो भारतीय संविधान में एकल संविधान मतलब एकल नागरिकता प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। अगला देखिए लिखा है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? मतलब वहाँ पे जितने भी साथियों कर्मचारी होंगे बड़े बड़े लेवल पे होंगे, वित्त आयोग उसका चयन करेंगे राष्ट्रपति। लेकिन याद रखिए वित्त आयोग वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए। अगला सवाल लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोक सभा निर्वाचन कौन सा है? लद्दाख है। क्या है? लद्दाख है। याद कर लीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन कौन सा है? लद्दाख है। आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल है साथियों लिखा है उच्चतम न्यायालय के अधिकतर क्षेत्र अधिकार का मतलब होता है जहाँ पर उसका अधिकार हो, जहाँ पर उसका काम चल सके उसके अधिकार के अंदर। क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो ये संसद के पास। अगर संसद चाह ले तो साथियों यहाँ पर बैठा न्यायालय छुट्टी मना सकता है, और अगर संसद चाह ले तो उसके कार्य को अधिकतर बढ़ा भी सकता है और आगे बढ़ा भी सकता है, अधिकार को भी मतलब उसकी लिमिट्स को भी बढ़ा सकता है। आइए आगे देखते हैं। लिखा है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, भारतीय नहीं बोला गया, भारत के बोला गया। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। इसको जरूर याद रखिएगा। अगला देखिए लिखा है भारहीनता की स्थिति किस कारण से होती है? गुरुत्वीय त्वरण की शून्य की स्थिति मतलब गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति के कारण। ये सब आपको पढ़ाया गया होगा, आपके क्लास में थोड़ा बहुत आपने पढ़ के भी रखा होगा, और नहीं पढ़ा तो उसको याद कर लीजिए कि भारहीनता की स्थिति, भारहीनता का मतलब आपके अंदर कोई भार नहीं है, वजन जान ही नहीं पा रहे कितना है। तो भारहीनता की कमी कौन करवाता है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति करवाती है। आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल लिखा है
जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। इसे जरूरी है, इसको जरूर याद कर लीजिए कि जल का सापेक्षिक घनत्व कितना है? 4 डिग्री तापमान पर होता है। अगला लिखा है धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत उपयोग किया जाता है। आखिरकार आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, इसके ऊपर मैं एक अलग डेडिकेटेड क्लास लेकर आऊँगा, लेकिन याद कर लीजिए आज ही कि धातु की शुद्धता का ज्ञात करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग करते हैं? आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा है प्राथमिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? ओजोन परत को साथियों। जो साथियों ऊपर वाहन उड़ते हैं वायुयान, वहाँ पे जो प्राथमिक जेट होता है वहाँ पे साथियों उसके जो हमारा नुकसान है वायुमंडल के परत को करता है। वो भी कौन सा है? ओजोन परत है। तो आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा कि मैंने जो आपको पढ़ाया है ये, इसके अंदर साइंस के भी 1 2 3 सवाल है साथियों 4, और यहाँ पर मैंने जो बताया आपको सिविक्स और पॉलिटी बहुत ही आसान और अच्छी तरीके से। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए, क्योंकि डाउट्स अभी क्लियर होंगे तो एग्ज़ाम बेटर जाएगा। अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, तो सिविक्स के बाद मैंने उससे पहले पढ़ाया आपको क्या पढ़ाया है? ज्योग्राफी पढ़ाया, जो कि बहुत ही आसान सी सब्जेक्ट और आसान से भाषा में। जो सबसे ज़्यादा फंस जाते हैं बच्चे, वो फंस जाते हैं कहाँ पे? इतिहास में। इतिहास में साथियों अधिकतर डेट्स होते हैं, तो वही सवाल लेकर आए हो जिसमें कम डेट्स हो, कम मेहनत पर भी आप ज़्यादा रिजल्ट ला सकते हैं। तो तैयारी करिए RTS 2024 की। इसका मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर भी कि लगभग साथियों जो सप्ताह आने वाला है उसमें टेस्ट हो सकता है। इसे तैयार रखिए अपने आप को, बहुत कुछ आगे हमें करवाना है। इसलिए आप सभी लोग जो आपको मैंने प्रश्न दे दिए हैं लगभग 40% के आसपास हैं, 50% के आसपास हैं, इन सभी को आप अच्छी तरीके से लिख करके याद कर लीजिए, आपके काम आएंगे और आपका एग्जाम बेटर जाएगा। आई होप आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, रिवीजन करेंगे और RTS 2024 में बेटर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।